वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टेस्ट 01 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट से। और इस टेस्ट के अंदर हम इसका सॉल्यूशन और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है इन सभी टेस्ट के सॉल्यूशंस की तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है mpermanophysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टू पैरामीटर्स ऑफ EM वेव दैट चेंजेस विद टाइम बट हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स चेंजेस विद टाइम विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब भी कोई EM वेव होती है उसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, वो दोनों परपेंडिकुलरली चेंज होते रहते हैं साइनसोडियली विद टाइम, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम होती है, वो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर इन ए EM वेव। तो उन दोनों के बीच में जो टोटल फेज डिफरेंस होगा वो π/2 का या फिर 90 का होगा। इस तरह ये अगर हमारा B वेक्टर है तो ये यहाँ से शुरुआत होगी इलेक्ट्रिक वेक्टर की, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 5/2 का जो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पर। नेम द फिनोमिना दैट जस्टिफाई द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना दैट जस्टिफाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर जो हैं किसी भी लाइट सोर्स से जो आ रही है वो लाइट, उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, अगर हम इन वेक्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव। द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, और इसका जो सम होगा वही हमारे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी का सोर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस EM वेव ऑफ माइक्रोवेव कैटेगरी। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास होता है ऑल वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस माइक्रोवेव्स दैट हैव ए ब्लास्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस जिनके बीच में या जिनके अंदर बैलिस्टिक मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जा सकता हो या फिर वहाँ पर मोशन हो सकता हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं, वो डिवाइसेस माइक्रोवेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल है मैग्नेस्ट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन एंड जायरोस्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस के जो कि माइक्रोवेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज 9 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज यूनिटी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ EM वेव इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन के आंसर में हमारे पास फॉर्मूला है V=C/√μr एंड ER। ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास अलग अलग दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ये अंडर रूट करके 9 आ जाएगा, जैसे ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 × 10⁸ ओवर 9 × 1 इसका अंडर रूट। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें। 7th जो हमारा क्वेश्चन है, राइट ए कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ EM वेव विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ हमें पूछा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव इज दैट चार्ज मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो चार्ज है वो एक्सेलरेट करना चाहिए तभी ही EM वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल है, एन oscillating charge in LC circuit has a non-zero acceleration, hence it emits EM wave which have the same frequency as that of oscillating charge। यानी कि जब भी कोई इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट होता है उसके अंदर जब चार्ज ऑसिलेट करता है, कभी मैग्नेटिक एनर्जी में कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो उस कंडीशन के दौरान वो जो चार्ज है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन रखता है और तभी वहाँ से EM वेव प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव।
अब EM वेव के प्रोडक्शन के लिए हर्ट्ज मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वर्किंग और सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं A और B। इन मेटल प्लेट्स के अंदर इनको कुछ इस तरह अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर लगाया गया है कि इनके बीच में हमने दो कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर यहाँ पर लगाए हैं कुछ इस तरह, और इन थिक कॉपर वायर्स के एंड पर हमने स्फेयर लगाए हैं S1 और S2। S1 और S2 को हमने अरेंज किया है एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके, और उस इंडक्टर पर हमने लगाया है एक AC सोर्स जो कि हाई वोल्टेज का है। और इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया है जिसके अंदर एक रिंग है, और रिंग के एंड्स पर दो छोटे छोटे स्फेयर हैं। इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर या फिर रिसीवर। अब इसका जो वर्किंग है वो क्या होगा, जब भी हम यहाँ से AC सोर्स इसके यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इंडक्टर के अंदर करंट चेंज होगा, क्योंकि AC करंट है तो करंट चेंज होगा, EMF प्रोड्यूस होगी, हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर चार्ज जो हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, और हाई पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इसके जो बीच की जो एयर है, यहाँ की जो एयर है वो भी आयनाइज हो जाएगी। अब जिस वजह से यहाँ पर आयनाइज हुई है वो है हाई वोल्टेज, और आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्पार्क देखने को मिलेगा, और जब भी स्पार्क होगा वहाँ से कुछ ना कुछ EM वेव निकलेंगी, और वो EM वेव्स हम इस डिटेक्टर से डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिंग है ये परपेंडिकुलर रखी जाएगी उस EM वेव्स जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक वेक्टर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये होगी, इसके अंदर से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, एक EMF प्रोड्यूस होगी, और वो EMF डिस्चार्ज होगी इन स्फेयर्स के पास, क्योंकि ये स्फेयर्स दोनों बिल्कुल पास पास होंगे। तो यहाँ पर एक दोबारा स्पार्क देखने को मिलेगा जो कि बताएगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ EM वेव्स इस तरफ आ रही हैं, क्योंकि EM वेव्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर EMF होगी, और उस EMF की वजह से यहाँ पर स्पार्क होगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ EM वेव इस तरफ आई है, तो इसका मतलब ये है कि EM वेव हमने प्रोड्यूस कर ली है। और जो वहाँ पे EM वेव होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जिस फ्रिक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उसी फ्रिक्वेंसी से EM वेव वहाँ से जनरेट होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 1/2π√LC होगी। अब नाइन्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव। EM वेव की 5 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हमें, तो ये हम 5 प्रॉपर्टीज़ बुक से कहीं भी लिख सकते हैं देखकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो इसकी जो डेफिनेशन ये है, इट इज़ ए लिमिटेड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट अकर्स विद इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड टू। जैसे कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, यहाँ ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर हो या कोई भी मटेरियल अगर हमने लगा रखा है वो, तो उसके अंदर लिमिटेड शिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर के अंदर, चाहे वो चार्जिंग के टाइम हो चाहे वो डिस्चार्जिंग के टाइम हो। तो उस समय क्या होगा, एक करंट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। उस करंट को, जो करंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम बोलते हैं ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ ए लिमिटेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट दैट अकर्स विद इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड और रिमूव्ड फ्रॉम इट ए कैपेसिटर एंड दैट कोरस्पॉन्ड्स टू ए करंट इन द सर्किट सप्लाइंग दैट वोल्टेज। तो उस वोल्टेज की वजह से वहाँ पर जो करंट है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वही है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। जो φE है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E.ds इक्वल टू Q/E0। E यहाँ पर एप्सिलॉन। व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस, तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ये भी d/dt होगा और ये भी d/dt होगा। अगर d/dt ऑफ Q लेते हैं तो वो होता है I, और एप्सिलॉन इसके नीचे होगा। दिस इज इक्वल टू I/ε0। अगर I की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगा E0 d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही हमारी वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ये है न्यूमेरिकल। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई By। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि y डायरेक्शन में है। उसकी इक्वेशन है 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t टेस्ला। तब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव।
और इसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो लिखनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारे पास, ये हमने बी वाई लिख लिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसकी जनरल इक्वेशन से, वो होता है बी वाई इजकल टू बी नोट साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस 2 पाई बाई टी ओवर इनटू में टी। तो यहाँ इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ये जो सिचुएशन होगी, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बी नोट के बराबर होगा, तो बी नोट इजकल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ डायरेक्ट टेस्ला। अब ये जो मैटर है एक्स से अलग, ये इक्वल होगा इसके इतने के, तो यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा इजकल टू होगा 0.5 × 10⁻³ और यहाँ पर लैम्डा सोल्व करेंगे तो 2 पाई × 10⁻³ ओवर 5 यहाँ पर थोड़ा सा 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और 44 ओवर 35 × 10⁻², 1.25 × 10⁻² यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर इसकी वैल्यू हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी जो कि टी से पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। 2 पाई बाई टी इजक्वल टू होता है 1/t, म्यू के बराबर होगा 2 पाई म्यू, और म्यू बराबर होगा 1.5 × 10⁻11 × 7 2 × 22, यानी कि पाई की जो वैल्यू होगी यहाँ से। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.24 × 10⁻11 हर्ट्ज़, और इस तरह हमने निकाल ली है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब हम इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है ई नोट इजक्वल टू होता है बी नोट सी, जो कि यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 10⁻⁷ नोट -7 और इंटू 3 × 10⁸ सी की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 60 वोल्ट पर मीटर। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर इसके कोरोस्पोंडिंग हम इलेक्ट्रिक वेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ई नोट इजक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस 2 पाई बाई टी। ये सारी चीज़ है वो कॉमन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है। अगर कोई भी एम वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर की, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा 60, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ए रेडियो कैन ट्यून इन विद ए स्टेशन ऑफ 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड बताना है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड क्या होगा, इसके अक्रॉस हम ये फॉर्मूला लगाकर लैम्डा इजकल टू सी बाई न्यू हम निकाल सकते हैं। वेवलेंथ 7.5 हर्ट्ज है, तो म्यू की वैल्यू 7.5 × 10⁻6 मेगाहर्ट्ज था। 3 × 10⁸ यहाँ पर वेलोसिटी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 10⁻³ मीटर्स आ गए। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 मेगाहर्ट्ज, 12 × 10⁻6 3 × 10⁸। अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिलता है 0.25 × 10⁻²। अब इस तरह हमारे पास बचता है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, वो है एक कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 5 mm. The capacitor is being charged by an external battery. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. Calculate the capacitance of capacitor, obtain the displacement current, or is Kirchhoff junction rule valid between capacitor? Explain. तो हमारे पास यहाँ 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं जिनका रेडियस 12 है, 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है, 5 mm है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, रेडियस की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर्स लिख ली है, और 5 mm का मतलब है 5 × 10⁻³ मीटर्स। करंट हमारे पास है 0.15 एम्पियर। एरिया हम निकाल लेते हैं πr², 3.14 × 10⁻012 स्क्वायर। सी इजकल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A बाई डी कैपेसिटेंस का। वहाँ पर हम एप्सिलॉन की वैल्यू रखते हैं, एरिया की वैल्यू रखते हैं, और डी की यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं। तो हमें कैलकुलेशन के बाद मिलता है 80.1 पिकोमीटर, यानी कि पिकोमीटर नहीं पिकोफेराड, ये कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्यू इजकल टू होता है CV। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो dQ बाई dt होता है I इजकल टू होगा C dV बाई dt, यानी कि I इजकल टू C dV बाई dt। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं I बाई C करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है, वो भी 0.15 एम्पियर ही होगा।
और थर्ड क्वेश्चन था कि किरचॉफ लूप रूल यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, जंक्शन रूल। तो हाँ, जो किरचॉफ जंक्शन रूल है वो यहाँ पर वैलिड होगा। जो जब भी हम जंक्शन की बात करेंगे किसी भी जंक्शन पे, तो टोटल जो करंट होगा वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के हिसाब से ही होगा सम, या फिर अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो, या डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उस हिसाब से अलजेब्रिक सम हम ले लेंगे उसका। तो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के हिसाब से वहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा।